दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के जो हिंदी है वो एकदम से पूरी कंप्लीट कर देंगे। एक मॉडल पेपर देखेंगे, जो आपका नमूना पत्र होगा, प्रश्न पत्र, वो पूरा का पूरा देखेंगे, उसको सॉल्यूशन भी करेंगे। बाद में हम प्रत्येक अध्याय का 10-10 प्रश्न आपको लिखवाएंगे, यानी आज ये आपके लिए प्रश्न बैंक होने वाली है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो भी देख लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है। 1 घंटे में आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश चौधरी, आप देख रहे हैं आरपी स्टडी का यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो आरबीएससी है वो जो नमूना पत्र मतलब ब्लूप्रिंट होता है वो देख लेते हैं पहले। तो ये हिंदी विषय ही है, थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो अपठित गद्यांश 10 का है, रचना 14 की है, व्यवहारिक व्याकरण 10 की है, क्षितिज अपनी 36 की है और कृतिका 10 नंबर की है। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। ये जो अपठित गद्यांश है इसके अंतर्गत 2 आने वाले हैं, एक तो गद्यांश और एक पद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश में 5-5 प्रश्न आएंगे, टोटल 10 प्रश्न आएंगे। तो उन 10 प्रश्नों को आपको जवाब देना है। तो आगे रचना में क्या दे रखा है, रचना में दे रखा है कि एक आधुनिक विषय पर निबंध लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ आधुनिक विषय क्या चल रहा है अपने आसपास। कोरोना, मोबाइल फ़ोन के दुष्परिणाम या फायदे। ऐसा आ सकता है कि मोबाइल एक वरदान या अभिशाप, और महिलाओं पे आ सकता है, बाल अपराध भी आ सकता है, और क्या क्या पे आ सकता है, जैसे वो एक होता है ना अनुशासन, इन पर आ सकता है। पत्र लेखन लिखना है, औपचारिक और अनौपचारिक, अपना 4 नंबर का है। ठीक है, और क्या क्या है, विज्ञापन भी लिखना है, ये भी 4 नंबर का है। व्यवहारिक व्याकरण जो हमारी होती है, जो हमारे व्यवहार में उपयोग होती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सभी 4 नंबर के हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनसे आते हैं प्रश्न आधे आधे नंबर के, जो आपके या तो रिक्त स्थान के रूप में आते हैं, या अति लघुरात्मक आते हैं, या बहुचयनात्मक यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय 1-1 नंबर के, संधि और समास 1-1 नंबर के, मुहावरे और लोकोक्ति 1-1 नंबर की हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो क्षितिज में अपने प्रश्न 36 नंबर की किताब है, उसमें प्रश्न किस मॉडल से आएंगे। तो एक तो अपना आएगा गद्य भाग से, गद्य भाग से किसी पे व्याख्या करनी है 6 नंबर का, और पद्य भाग पे व्याख्या करनी 6 नंबर का, और 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य से और एक पद्य से, मतलब 2 गुणा 6 यानी 12 नंबर का। ठीक है, अभी तक इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो अब आप क्या कर रहे हो, जल्दी से शेयर करो। और लघुरात्मक प्रश्न में एक गद्य से और एक पद्य से 40 शब्दों में अपन को उत्तर देना है, 2 दूनी 4 नंबर। अति लघुरात्मक 2 गद्य से 2 पद्य से 20 शब्द में जवाब देना है, 1 अंक का प्रश्न है और टोटल 4 नंबर। किसी एक रचनाकार पे परिचय, मतलब वो लेखक भी हो सकता है और कवि भी हो सकता है, मतलब आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, जब 4 नंबर मिलेंगे, पक्के करने हैं। तो फिर 10 नंबर की अपनी पूरक किताब सप्लीमेंट्री बुक, इसका क्या आएगा, 3 में से 2 लघुरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के 6 नंबर, और अति लघुरात्मक ये 2 नंबर के, और बहुवैकल्पिक 2 नंबर के। ठीक है, 6, 2, 4, 10। और ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे जो पाठ है वो प्रत्येक पाठ कितने नंबर का है। तो सूरदास जी का पाठ 3 नंबर का है, तुलसीदास जी 3 नंबर के हैं, जयशंकर प्रसाद 3 नंबर के हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी 3 नंबर के हैं, निराला जी और नागार्जुन 3 नंबर के हैं, गिरजा कुमार माथुर 3 नंबर के हैं, ऋतुराज 3 नंबर के हैं। मतलब कि क्षितिज का गद्य खंड हमारे लिए 8 पाठ है, और 8 3 24 नंबर दे के जाएगा हमारा, यदि हमने पद्य खंड पढ़ लिया तो। ठीक है, इसमें पाठ है 5, किसमें, गद्य खंड में।
तो गद्य खंड के 5 पाठ, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बैनीपुरी, यशपाल, मनु भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, सभी 3 नंबर के हैं। 5 × 15 वो देंगे 24 और ये देंगे 15। ठीक है, फिर अपनी पूरी किताब के बारे में मतलब बात कर लें तो माता का आंचल 3 नंबर का है, जॉर्ज पंचम की नाक 3 नंबर की है, साना साना हाथ जोड़ी यह पाठ, यह जो यात्रा वृतांत है सिक्किम का, यह हमारे 4 नंबर का है। अब देख लेते हैं जो विलोपित यानी हटाए हुए पाठ। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों के अंदर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सब अपना। तो ये देख लो, देव और मंगलेश डाबराल अपने गद्य पद्य खंड से हटाए हैं। सर्वेश दयाल सक्सेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बतंद आनंद कौशल्यायन, ये 3 पाठ यहाँ से हटाए हैं। और कृतिका से है एही ठया झूलनी हैरानी हो रामा मैं क्यों लिखता हूँ, ये 2 चैप्टर इतने ही हटे हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं, अपने पहले तो इन प्रश्नों को देखते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं कि माता का आंचल कहानी के लेखक कौन है। तो कौन है? शिव पूजन सहाय। ओके, शिव पूजन सहाय। लेखक का वास्तविक नाम था ताड़केश्वर नाथ। लेखक गली में खिलौने लेकर जाते थे, किसके? काठ का घोड़ा ले जाते थे। चिरौरी करना मुहावरा का अर्थ होता है विनती करना। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर तिलक लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि वो किसका लगाते थे? बबूत का लगाते थे। अब इनका आगे का जवाब हाँ या ना में देना है। तो पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता 500 बार राम नाम लिखते थे। ये बिल्कुल सही बात है। लेखक के पिता उन्हें प्यार से प्यारे लाल बुलाते थे, नहीं बुलाते थे, उनका कोई और नाम था। लेखक और उनके दोस्त सांप से डरकर रोते चिल्लाते भागे थे। वो एक बार खेले थे, चूहा से वहाँ पर आ गए थे सांप। लेखक के बाबूजी गीता का पाठ करते थे। हाँ, बबूत लगाने से लेखक श्री कृष्ण जैसे लगते थे? नहीं। अब हमारे आगे प्रश्न है रिक्त स्थान वाले। लेखक के साथियों में से ज़्यादा ठीठ बैजू था। लेखक का बचपन में सबसे अधिक जुड़ाव बाबूजी से था। भोलेनाथ और उनके साथी अपने घरौंदे के केवाड़ दिया सलाई से बनाते थे। अब 14वां प्रश्न है कि लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कुश्ती खेला करते थे। लेखक के पिताजी गंगा जी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे। अब हमारे पास थोड़े ठीक ठाक प्रश्न आ रहे हैं, मतलब अति लघुरात्मक। तो माता का आंचल पाठ का उपन्यास का किस उपन्यास का अंश है? तो ये माता का आंचल ये देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंश है। बचपन में लेखक और उनके साथियों के खेल कैसे हुआ करते थे? तो वे अपने खेल नाटक जैसा हुआ करता, जैसे हमारे जीवन में होते वैसे ही। मकई के खेत में किस का झुंड चल रहा था? मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। लेखक ने लहूलुहान होने पर घाव पर क्या थोपा गया? तो लेखक लहूलुहान होने पर घाव पर हल्दी का पीस लेपा गया। पाठशाला में बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? तो पाठशाला में मूसन तिवारी ने की थी। ठीक है, हमारा पहला पाठ कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पाठ पे आ गए हैं। नाक किसकी? जॉर्ज पंचम की। समाज में नाक किसका प्रतीक होती है? इज्जत का होती है, ये सबको पता है। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी? तो वो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ आने वाली थी। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है? उनका नाम है कमलेश्वर। प्रस्तुत कहानी के मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का उल्लेख किया है। ठीक है, जॉर्ज पंचम नाक यहाँ कर लीजिए, यहाँ देखो लेख ये ऊपर रह गया। हाँ, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचाया गया? तो अजायब घरों में। अब आगे प्रश्न आ रहे हैं, आपको हाँ ना में जवाब देने हैं। ठीक है, तो अपना 7वां प्रश्न स्क्रीन पर। इंग्लैंड
की रानी के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। हाँ सही है, फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड की रानी 6,000 रुपये का सूट पहनकर भारत आ रही थी, नहीं आ रही थी। ये गलत है, गलत है। इंग्लैंड के अखबारों को कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन चिपकी नज़र नहीं आ रही थी, ये भी गलत है। इंग्लैंड में आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय था। वो एलिजाबेथ तो थी, एलिजाबेथ, पर तृतीय व्यक्ति कुछ नहीं थी। नाक के पत्थर की छीनबीन करके पुरातन भागों में फाइलों पे चार्ज रखिए। ये बिल्कुल सही है, एकदम सही है, ठीक है। अब आपके लिए प्रश्न आ रहे हैं थोड़े अच्छे वाले कि हाँ वो रिक्त स्थान पूरी करनी। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान रहा था, ठीक है। रानी ने हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवा कर हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था, ये भी हल्के नीले रंग का बनवाया था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये किसका प्रतीक है? ये इज्जत का प्रतीक है, ठीक है। सब नेताओं की नाक का नाप लिया गया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, क्योंकि ये अपने राष्ट्र प्रेम की भावना है इसके अंदर की सबकी इज्जत इनसे बड़ी है। आगे है प्रश्न कि मूर्तिकार हिंदुस्तान के किस जगह के दौरे पे निकल पड़ा? मूर्तिकार पहाड़ी प्रदेशों, पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित है? तो वे बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने स्थित है। जॉर्ज पंचम नामक पाठ के अनुसार देखते देखते शहर की कायापलट होने लगी, तो वो दिल्ली शहर की कायापलट होने लगी। अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी? तो एलिजाबेथ द्वितीय की चर्चा हो रही थी। मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था? तो मूर्तिकार पैसे से लाचार, हार नहीं मानने वाला कलाकार था। वो मतलब एक लालची किस्म का आदमी था। पाठ में तीसरा पाठ है अपना साना साना हाथ जोड़ी, क्योंकि आज हमने कहा कि पहले सारे पाठ पढ़ेंगे, फिर इन्हीं पाठों में से छांट कर हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। वो मॉडल पेपर आपको हल करना है। मैं सारे प्रश्न पढ़ के सुनवा दूंगा और उन्हीं प्रश्नों का जवाब आपको देना है। इस मधु कांकरिया इनके लेखक है, इसलिए इनके रिलेटेड प्रश्न आ रहे। मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा है, क्योंकि वह यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि वो सिक्किम की यात्रा बताती है। लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था? जितेन नारगे नाम था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर का सौंदर्य हुआ था? वह तो गंगटोक का। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया? खेदूम, ठीक है। अब रिक्त स्थान पूरी करनी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका मधु कांकरिया है। हिमालय की तीसरी बड़ी छोटी कंचनजंगा है। रकम का अर्थ तरह तरह है। जितेन ने युमथांग घाटी में गाइड फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी। गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। ये गंगटोक नहीं है, यहाँ पर ये लिखना होना चाहिए गंतोक। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, ठीक है। अब सही गलत बताना है। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कहाँ हुआ था ये आपके लिए सवाल है। लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा, ये भी बिल्कुल सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा निबंध है, ये निबंध नहीं है, ये यात्रा वृतांत है, ठीक है। लेखक ने गंगटोक में श्वेत पताकाएं शौक और अवसर पर फहराई जाती है, सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर का सौंदर्य का वर्णन है, ये गलत है, ठीक है। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? तो वो एक नेपाली युवती से सीखी थी, ठीक है। फिर साना साना हाथ जोड़ी पाठ का वर्णन किया गया है, तो ये मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं हैं इस पाठ की। तो
पुताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन की लाल सितारे, बीतते हुए अनंत में, यीशु कहानी संग्रह। इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ठीक है। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई कि कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये थोड़ा फनी मोमेंट था। गंगटोक में बहुत आंखें खुलते ही लेखिका बालकनी में क्यों भागी? क्योंकि उन्हें किसी लोगों ने बताया था कि हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा मौसम साफ होने पर दिखती है, पर वो थोड़ी बादलों की झंझट होने की वजह से उन्हें नहीं दिखी थी। अब गंगटोक की सुंदरता का क्या कारण है? गंगटोक के निवासी प्रकृति व उनके परिदृश्य की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि जो गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और यही स्वच्छता गंगटोक की सुंदरता का कारण है। अब हम आते हैं हमारी क्षितिज पे। ठीक है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, यदि आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए। लाइक करने में आपका क्या जाता है? तो रिक्त स्थान पूरी कीजिए। पहला ही प्रश्न है, सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। ठीक है। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य माना जाता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उदो तुम हो अति बड़भागी, ये रिक्त स्थान पूरी। ब्रज भाषा का निखरा रूप सूरदास की कविता में प्रकट हुआ है। ठीक है। अब सही गलत कथन के आगे हाँ ना लिखें। सूर सागर ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये सूर सागर ग्रंथ की रचना सूरदास ने की थी। हाँ, ये सही है। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ साहित्यिक लहरी का अंश है। ये नहीं है क्योंकि ये सूर सागर का है। सूरदास ने श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत कविता लिखी थी। ना, ये श्री कृष्ण के ओतप्रोत थे। कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को ज्ञान सिखाने वाला व्यक्ति का नाम उद्धव था। हाँ, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दूध से की थी। नहीं, भंवरे से की थी, भंवरे से। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की थी? ये आपके लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न है। यहाँ आपको जवाब देना है श्री कृष्ण भंवरे विहरणी चींटी से। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की थी? चींटी की तरह से। क्योंकि चींटी एक बार गुड़ पे चिपक जाती है तो फिर वो उसके प्राण भी चले जाए पर वो गुड़ को नहीं छोड़ती हैं। गोपियों की विरहाग्नि और बढ़ गई योग संदेश को सुनकर। गोपियों ने हारिल की लकड़ी बताया। किसको बताया था? कृष्ण को बताया था। एक हारिल पक्षी होता है, वो अपने पैरों के अंदर एक सूखी लकड़ी को लगाकर उड़ता रहता है। वो उसको नहीं छोड़ता, भले वो भूखा प्यासा मर तक ना जाए पर वो लकड़ी को नहीं छोड़ता है। उसी तरह गोपियाँ कहती है कि वो हारिल की लकड़ी, वो लकड़ी है श्री कृष्ण, उसे हम नहीं छोड़ सकते भले हमारा कुछ भी हो जाए। गोपियों के अनुसार राजनीति में कौन पड़ गए हैं? सुदामा तो श्री कृष्ण पड़ गए। ठीक है। सूरदास की कविताओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वह ब्रज भाषा है। अब थोड़े अति लघुरात्मक प्रश्न देख लो। सूरदास की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा का खुश। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम किनके समान कहा है? गोपियों वो जो प्रेम था गुड़ से सनी सीटी के समान बताया है, जो चिपक कर मर ही जाती हैं। गोपियों के अनुसार, सूरदास के पदों के अनुसार गोपियों की क्या विशेषता है? गोपियाँ बातचीत में होशियार थी। गोपियों का व्यवहारिक ज्ञान था। गोपियों का प्रेम सच्चा था। ठीक है। ये जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा आज थोड़ा गला खराब है। अब ये दूसरा जाए हमारे सामने, ये प्रश्न आप पढ़िए। मैं धीरे धीरे स्क्रीन फोड़ूंगा क्योंकि आप आराम से देख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है। अब तक कोई वीडियो देख रहा है तो वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करे। ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं एक काम करूँगा कि प्रत्येक पार्ट का एक वीडियो डाल दूँगा, को पढ़ने में थोड़ा बोरिंग ना लगे। ठीक है। और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर
डाल दिया गया है। तो अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो अभी जाकर ज्वाइन कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है RP स्टडी, ठीक है। तो ये लखनवी अंदाज हो गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपकी क्या प्रॉब्लम पड़ती है? हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अब हमारे आज देखेंगे नौबत खाने की इबादत हो गई। अब देखेंगे मॉडल पेपर व्याकरण भी हमने साथ में ली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये व्याकरण वाला भी आएगा आपके लिए, बहुत जल्द वीडियो आएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके रखिए, सब वीडियो आएंगे हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। और आपके लिए निबंध भी हैं, तो हम बता दें कैसे निबंध हैं हमारे पास। ये समास हो गए, समास से प्रश्न हो गए, ये मुहावरे हो गए, ये मुहावरे, ठीक है। तो फिर हमारा आ गया पेपर। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। ये हमारा एक तरह से आप इंट्रोडक्शन वीडियो ही देख लीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर सारा हम हल कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए 350 में निबंध लिखिए, इतने सारे आपके सामने विषय हैं। उपसंहार भी लिखना पड़ता है इनमें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो PDF बनाने में भी। तो बहुत सारे वीडियो आएंगे इसी PDF पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।